हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है खुशवंत सिंह। तो ये जो स्टोरी है ये हमारे ऑथर के बारे में ही है, यानी कि यहाँ पर जो ऑथर है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो कैसा था उसके बारे में हमें स्टोरी में बताते हैं। उनकी ग्रैंड मदर डेली बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ किया करती थी और वो उनके साथ कैसे रहा करती थी, उनका अपीयरेंस कैसा था, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑथर ने हमें स्टोरी में बताया है। वैसे सभी लोगों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है। तो आपके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है, और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो कैसा था उनके साथ आपका रिलेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना किसी देर के इस सुंदर से चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो दूसरों के ग्रैंड मदर की तरह ही है, यानी कि एक बुढ़ी सी वोमेन। वो कहते हैं कि वो करीब 20 सालों से अपने ग्रैंड मदर को जानते हैं, यानी करीब 20 सालों से वो अपने ग्रैंड मदर को देखते आए हैं और तब से वो बुढ़ी वोमेन है और उनके फेस पे रिंकल्स है। वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो उनसे कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग हुआ करती थी, यानी कभी जवान हुआ करती थी, और प्रीटी यानी कि सुंदर दिखा करती थी। लेकिन ये बात ऑथर के लिए बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यानी ऑथर के लिए ये बिलीव करना कि कभी उनकी ग्रैंड मदर जो है वो जवान हुआ करती थी, प्रीटी यानी सुंदर दिखा करती थी, ये बात बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो 20 सालों से अपने ग्रैंड मदर को देखते आए हैं और तब से वो बुढ़ी ही है और उनके फेस पे रिंकल्स भी है। फिर जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके जो दादाजी थे, उनकी एक तस्वीर यानी कि उनका एक पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में फायरप्लेस के ऊपर टंगी हुई है। और उस पोर्ट्रेट में उनके जो दादाजी है उनका काफी ही बड़ा सा व्हाइट कलर का दाढ़ी है जो कि उनके चेस्ट तक आता है, और उनके दादाजी को देखकर ऐसा लगता है कि वो करीब 100 साल के तो होंगे ही। फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि उनके दादाजी को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनके कभी वाइफ या बच्चे भी हुआ करते होंगे, बल्कि उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, यानी कि बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। और उनके लिए ये सोचना कि कभी उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो यंग और प्रीटी थी, ये बात ही उनके लिए काफ़ी ही ज़्यादा रिवॉल्टिंग है, यानी कि काफ़ी ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, जिसे माना नहीं जा सकता। फिर जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर अपने बचपन में जो गेम्स वगैरह खेला करती थी उन सभी चीज़ों के बारे में वो ऑथर से कहा करती थी। लेकिन ये बात ऑथर को इलॉजिकल और डिसरेस्पेक्टफुल लगता था, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑथर और उनके कज़न थे वो छोटे थे और उनके लिए ये इमेजिन करना कि कभी उनकी दादी माँ जो थी वो भी बच्ची हुआ करती थी, ये उनके इमेजिनेशन से बाहर था। इसलिए उनको ये सभी बातें इलॉजिकल और डिसरेस्पेक्टफुल लगता था। उन्हें लगता था कि ये बात भी उन सभी दूसरे मोरल स्टोरीज की तरह ही है जो उनकी दादी माँ उन्हें सुनाया करती थी। तो उनकी जो दादी माँ थी वो हमेशा से इन द सेंस जब से ऑथर दादी माँ को जानते हैं तब से वो शॉर्ट हाइट की थी, मोटी सी थी और थोड़ी सी झुकी हुई सी थी। उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे, यानी उनका जो फेस था वो रिंकल्स से भरा हुआ था। फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि दादी माँ हमेशा से ऐसे ही थी जैसा हम उन्हें देखते आए हैं। वो बहुत ही ज्यादा बुढ़ी है और वो 20 सालों से ऐसी ही हैं। फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ वो कभी प्रीटी तो नहीं हुई होंगी, यानी वो कभी खूबसूरत तो नहीं रही होंगी, लेकिन हाँ वो ब्यूटीफुल जरूर है, यानी वो सुंदर जरूर है। फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि उनकी जो दादी माँ थी वो एक ऑकवर्ड तरीके से पूरे घर में घूमा करती थी। उनका एक हाथ उनके कमर पे हुआ करता था ताकि वो खुद को सपोर्ट कर सके, और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी जिन्हें वो गिना करती थी और प्रेयर वगैरह बोला करती थी। तो उनका जो सिल्वर कलर का हेयर था, यानी कि जो व्हाइट कलर का हेयर था, वो नीटली कॉम्ब किया नहीं रहता था, यानी वो उसे कंघी नहीं करती थी और वो उसे अच्छे से बांध कर नहीं रखती थी। और उनका जो लिप्स था वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता था, यानी वो अपने होठों से प्रेयर वगैरह चैंट करती रहती थी। तो वो अपने दादी माँ को विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स से कंपेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे जो विंटर लैंडस्केप में जो माउंटेन्स होते हैं वो पीसफुल और काम होते हैं, ठीक वैसे ही उनकी दादी माँ थी, यानी उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और काम थी, यानी कि वो एक जीता जागता उदाहरण थी प्योरिटी का, पीसफुल का, कामनेस का।
फिर जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि वो और उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो काफ़ी ही अच्छे दोस्त थे। जब उनके पेरेंट्स उनको छोड़कर सिटी चले गए थे तब से वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुबह जल्दी उठा दिया करती थी और उन्हें स्कूल के लिए रेडी कर दिया करती थी। वो जब उन्हें नहलाती थी और उन्हें ड्रेसअप किया करती थी तब वो अपना प्रेयर गाती रहती थी, इसी आशा में कि जो बच्चा है वो उनके प्रेयर को सुनकर याद कर ले। लेकिन जो ऑथर थे वो उनके प्रेयर को सुना तो करते थे क्योंकि उनको अपने ग्रैंड मदर की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने उस प्रेयर को कभी याद नहीं किया। फिर वो उन्हें वुडन स्लेट लाकर दिया करती थी। वुडन स्लेट यानी कि एक छोटा सा वुड का बना हुआ ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, छोटा सा, जिस पर हम चौक से लिखते हैं। वैसे बहुत लोगों ने वुडन स्लेट का इस्तेमाल किया होगा अपने बचपन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किन किन लोगों ने इस्तेमाल किया है। फिर वो उन्हें चौक लाकर दिया करती थी, एक छोटे सा मिट्टी का इंक पॉट लाकर दिया करती थी, रेड कलर का पेन लाकर दिया करती थी और वो इन सभी चीजों को बंडल में बांध कर ऑथर को दे दिया करती थी। फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में एक मोटी सी चपाती खाया करते थे जिसके ऊपर बटर लगा हुआ रहता था और उसके ऊपर चीनी लगा हुआ रहता था और वो उसे खाने के बाद वो स्कूल जाया करते थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ। उनकी ग्रैंड मदर अपने साथ बहुत सारे चपाती लेकर जाया करती थी ताकि वो विलेज डॉग्स को दे सके। फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि उनका जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, यानी एक मंदिर से जुड़ा हुआ था। तो उस मंदिर के जो प्रीस्ट थे यानी उस मंदिर के जो पुजारी थे वो बच्चों को अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। तो जो बच्चे थे वो बरामदा के एक साइड में रोज बनाकर बैठा करते थे और वो अल्फाबेट बोला करते थे या फिर मॉर्निंग प्रेयर को एक टोन में गाया करते थे। वहीं जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठा करती थी और वो वहाँ पर बैठकर स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ा करती थी। तो जब ऑथर और उनकी दादी माँ दोनों का काम खत्म हो जाता था तो वो दोनों एक साथ स्कूल से वापस घर आया करते थे और इस टाइम पर जो विलेज डॉग्स थे यानी कि जो गांव के कुत्ते थे वो उन्हें मंदिर के बाहर ही, मंदिर के दरवाजे के सामने ही मिल जाया करते थे और वो कुत्ते उनका घर तक पीछा किया करते थे और वो आपस में ही धक्का मुक्की लड़ाई वगैरह किया करते थे उस रोटी के लिए, उस चपाती के लिए जो दादी माँ और ऑथर उन कुत्तों को दिया करते थे। तो अब जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो जाते हैं तब वो ऑथर और उनकी दादी माँ को अपने यहाँ बुला लेते हैं। तो वो जो टाइम था वो उन दोनों के फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो ऑथर और उनकी जो दादी माँ थी वो सेम रूम शेयर किया करते थे, लेकिन उनकी जो दादी माँ थी वो अब उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। अब जो ऑथर है वो एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे और उन्हें लेने एक मोटर बस आया करता था। उनके स्ट्रीट्स में कोई कुत्ते नहीं थे, इसलिए अब उनकी जो दादी माँ थी वो अपने घर के यार्ड में ही जो स्पैरोस आया करते थे उन्हें ही खिलाया करती थी। तो अब जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि जैसे जैसे साल बीतता गया ऑथर और उनकी दादी माँ जो है वो एक दूसरे से कम ही मिला करते थे, यानी वो एक दूसरे से कम ही इंटरेक्ट किया करते थे। ऑथर जो है वो हमसे कहते हैं कि कुछ टाइम तक उनकी जो दादी माँ थी वो उन्हें उठा दिया करती थी और स्कूल के लिए रेडी कर दिया करती थी। जब ऑथर अपने स्कूल से घर वापस आया करते थे तब उनकी दादी माँ उनसे पूछा करती थी कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। तो इस पर जो ऑथर है वो अपने इंग्लिश वर्ड्स में कुछ चीजें बताया करते थे, जैसे कि वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेडिस प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग राउंड, इन सभी चीजों के बारे में वो बताया करते थे कि ये सभी चीजें हमें स्कूल में पढ़ाई गई। तो ये सभी चीजें सुनकर वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाया करती थी क्योंकि वो अब ऑथर को उनके लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती हैं, इसलिए तो उन्हें इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं था जो इंग्लिश स्कूल में ऑथर को पढ़ाया जाता था और वो इस बात से बहुत ज़्यादा ही परेशान रहा करती थी कि स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो एक दिन जो ऑथर है वो अपने घर में आकर अनाउंस करते हैं, यानी अपने घर में आकर बताते हैं सबको कि उन्हें स्कूल में म्यूजिक लेसन सिखाया जाता है, यानी म्यूजिक सिखाया जाता है। तो ये सुनकर उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनके लिए म्यूजिक एक अच्छी बात नहीं थी, यानी उनके लिए म्यूजिक वो लोग सीखा करते थे जो बेगर्स होते हैं, वो सभी लोग म्यूजिक गाया करते हैं, यानी वो गाना बजाना ये सब किया करते हैं। एक डिसेंट फैमिली जो है वो म्यूजिक नहीं सीखती है। मे भी पुराने ज़माने में ऐसा होता होगा कि लोगों को ये लगता होगा कि जो म्यूज़िक है वो डिसेंट फैमिली के लिए नहीं है, यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो गाने बजाने का काम नहीं करते हैं। खैर ऐसा होता होगा, लेकिन आजकल तो म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सुनकर उनकी जो दादी माँ है वो उनसे कुछ नहीं करती, लेकिन उनका जो चुप रहना था उससे ऑथर को समझ में आ गया कि इससे वो खुश नहीं है।
उसके बाद से उनकी जो दादी माँ थी वो ऑथर से बहुत ही कम बात किया करती थी। फिर जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, यानी कि जब वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तब उन्हें उनका एक अलग रूम दे दिया जाता है। तब उनके ग्रैंड मदर और उनके बीच में जो फ्रेंडशिप था वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि अब वो लोग कॉमन रूम शेयर नहीं किया करते थे। तो उनका जो फ्रेंडशिप है उसका अंत वहीं पर हो जाता है। तो उनकी जो दादी माँ थी उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, अब उन्हें ऑथर से अलग रहना पड़ेगा। तो अब उनकी जो दादी माँ थी वो हमेशा स्पिनिंग व्हील के पास, यानी कि जो चरखा होता है, वहीं पर बैठा करती थी और वो हार्डली किसी से बात किया करती थी। तो सनराइज से लेकर सनसेट तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठा करती थी और अपने प्रेयर्स गाती रहती थी। सिर्फ आफ्टरनून में वो रिलैक्स किया करती थी, जब वो स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर वो वरांदा में बैठ जाया करती थी और वो ब्रेड्स का टुकड़ा लिए रहती थी और हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज उनके आसपास आकर चिरपिंग का आवाज़ निकालते थे और वो ब्रेड्स के टुकड़े करके उन्हें खिलाया करती थी। तो कुछ स्पैरोस आकर उनके पैरों के ऊपर बैठ जाया करते थे, कुछ स्पैरोस उनके शोल्डर्स पर बैठ जाया करते थे और तो और कुछ उनके सर के ऊपर बैठ जाया करते थे। तो दादी माँ जो थी वो कभी भी स्पैरोस को भगाया नहीं करती थी और ये सब कुछ देखकर वो स्माइल किया करती थी। इनफैक्ट उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट आवर था वो यही हाफ एन आवर था जब वो स्पैरोज को खाना दिया करती थी। यानी उनके पूरे दिन का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो यही हाफ एन आवर था जब वो स्पैरोज को खाना दिया करती थी। तो जब ऑथर डिसाइड करते हैं कि वो अब्रॉड जाएंगे अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो उन्हें लगता है कि ये सुनकर उनकी जो दादी माँ है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएंगी। जो ऑथर है वो 5 सालों के लिए अब्रॉड जाने वाले थे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर था कि जब वो लौट कर आएंगे तो ये हो सकता है कि वो अपनी दादी माँ से ना मिले, क्योंकि उनके दादी माँ का जो एज है उस एज ग्रुप में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए ऑथर को लगता है कि जब वो लौट कर आएंगे तो हो सकता है कि वो अपने दादी माँ से ना मिले, और उन्हें ये लगता है कि उनके अब्रॉड जाने की बात सुनकर उनकी जो दादी माँ है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी जो दादी माँ है वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होती हैं, वो उदास नहीं होती हैं। वो उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आती हैं और उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं दिख रही थी। उनका जो लिप्स था, उनके जो होठ थे वो मूव कर रहे थे, यानी वो अपना प्रेयर्स गा रही थी और उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल प्रेयर में लॉस्ट था, यानी कि वो अपने प्रेयर में ही खोई हुई थी। उनके जो फिंगर्स थे वो भी बिजी थे, यानी वो अपने उंगलियों से रुद्राक्ष की जो मोतियां हैं, जो बीट्स थे, उनको काउंट कर रही थी। तो वो एकदम साइलेंटली आकर ऑथर के फोरहेड पर किस करती हैं और ऑथर को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उनके दादी माँ से उनका ये जो फिजिकल कांटेक्ट है ये लास्ट है, यानी क्या पता जब वो लौट कर आए तो वो अपने दादी माँ से ना मिल पाए। उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 5 साल बाद जब ऑथर लौट कर आते हैं तो वो अपने दादी माँ से स्टेशन पर मिलते हैं। उनकी दादी माँ बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी, यानी वो जैसे छोड़ कर गए थे अपने दादी माँ को 5 साल पहले, ठीक वैसे ही वो दिख रही थी और वो एक भी दिन ज़्यादा बुढ़ी नहीं दिख रही थी। उनके पास आज भी टाइम नहीं था बात करने के लिए, और वो क्या करती हैं, वो ऑथर को ऐसे हग करती हैं। और जब वो ऑथर को हग कर रही थी तब ऑथर को उनका प्रेयर सुनाई देता है जो कि वो रिसाइट कर रही होती हैं। तो जिस दिन ऑथर लौट कर आते हैं उस दिन भी वो देखते हैं कि उस दिन भी उनका जो दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो वही था, हाफ एन आवर जब वो स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। लेकिन इवनिंग में, यानी कि शाम के समय, ऑथर को अपने दादी माँ में एक चेंज दिखाई देता है। उस टाइम पर उनकी जो दादी माँ थी वो प्रेयर नहीं गा रही थी। वो क्या करती हैं कि वो मोहल्ले से औरतों को इकट्ठा करती हैं और फिर एक पुराना सा ड्रम लेकर उसे पीटने लगती है, यानी उसे बजाने लगती है और जोर जोर से गाना गाने लगती हैं। तो कई घंटों तक वो उस ड्रम को पीटे जा रही थी, यानी बजाए जा रही थी और जोर जोर से गाना गाए जा रही थी। और वो क्या गा रही थी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो जो फैमिली मेंबर्स थे वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि आप इतना जोर से गाना बजाना मत कीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगी एग्जॉशन की वजह से। लेकिन वो नहीं सुनती हैं और वो गाए जा रही थी। तो वो फर्स्ट टाइम था जब ऑथर ने अपने दादी माँ का ऐसा रूप देखा था, जब वो प्रे नहीं कर रही थी बल्कि वो गाना गा रही थी और ड्रम बजा रही थी। तो अगली सुबह दादी माँ जो है वो बीमार पड़ जाती हैं, उन्हें हल्का सा बुखार हो जाता है, हल्का सा फीवर आता है। तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि ये जल्द ठीक हो जाएंगी और ये जो फीवर है ये चला जाएगा।
लेकिन दादी माँ इसे अलग तरह से सोचती हैं, वो इसे अलग तरह से देखती हैं और वो सबको कहती है कि मेरा एंड नियर है, यानी मैं जल्द मरने वाली हूँ। और वो कहती है क्योंकि मेरा एंड नियर है इसलिए मैं अब प्रेयर करने जा रही हूँ और मैं तुम लोगों से बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स है वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, आप हमसे बातें कीजिए। लेकिन दादी माँ उनकी नहीं सुनती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती हैं, अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर उसे काउंट करने लगती हैं और प्रेयर्स चैंट करने लगती हैं। इससे पहले कि ऑथर और उसकी फैमिली कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते, दादी माँ का जो लिप्स है वो मूव करना बंद कर देता है और उनके हाथ से जो रुद्राक्ष की माला है वो नीचे गिर जाती है और उनका जो फेस है उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो एकदम स्थिर हो जाता है। और इससे पता चल जाता है उन लोगों को कि दादी माँ अब नहीं रही, यानी कि दादी माँ का डेथ हो गया था। तो वो लोग दादी माँ को बेड से उठाते हैं और उन्हें जमीन पर लेटा देते हैं और उन्हें रेड श्राउड से, यानी कि लाल कलर का कफन यानी कपड़ा जो होता है उससे उन्हें कवर कर देते हैं। कुछ घंटों तक शोक मनाने के बाद वो लोग उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं उनका फ्यूनरल का, यानी कि उनका जो अंतिम संस्कार का तैयारी करने के लिए। तो शाम को यानी इवनिंग के टाइम पर जब वो लोग दादी माँ के रूम में जा रहे होते हैं ताकि वो दादी माँ के बॉडी को स्ट्रेचर पर लेटा कर उन्हें संस्कार के लिए ले जाया जा सके, तब वो लोग क्या देखते हैं कि उस टाइम पर जो सन है वो सेट हो रहा था, यानी कि जो सन है वो डूब रहा था और उसकी रोशनी दादी माँ के रूम में और पूरे वरांदा में फैली हुई थी। तो वो लोग आधे रास्ते में ही यानी कि कोर्टयार्ड में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि पूरे वरांदा में, पूरे रूम में दादी माँ के जहाँ पर वो मरी पड़ी हुई थी और उनका जो रेड श्राउड था जिससे उन्होंने दादी माँ को ढक रखा था, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो जो है वो फ्लोर पर बैठे हुए थे। और उस टाइम पर वो जो स्पैरोज थी वो चिप नहीं कर रही थी, यानी कि वो अपना साउंड नहीं निकाल रही थी। तो ये देखकर उन सभी को उन बर्ड्स के लिए बुरा लगता है। तो ये देखकर उनकी जो मदर है वो क्या करती हैं कि वो ब्रेड लाकर उसका टुकड़ा टुकड़ा करके बिखेर देती हैं, जैसे दादी माँ किया करती थी। लेकिन जो स्पैरोज थी उन्होंने ब्रेड को नोटिस तक नहीं किया। फिर वो लोग हल्के से ही यानी कि एकदम क्वाइटली स्पैरोज को वहाँ से उड़ा देते हैं, हटा देते हैं। फिर वो दादी माँ का शरीर वहाँ से उठाकर उसे फ्यूनरल के लिए लेकर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्वीपर फ्लोर को साफ कर रहा होता है तो वो उन सभी ब्रेड के टुकड़ों को वहाँ से उठाकर ले जाकर डस्टबिन में डाल देता है। यानी उन ब्रेड्स के टुकड़ों को स्पैरोस ने खाया नहीं था, उन्होंने तो उसे नोटिस तक नहीं किया था। वो लोग भी दादी माँ के जाने से बहुत ज़्यादा ही उदास थे और उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि जो उन्हें खिलाया करती थी वो अब इस दुनिया से चली गई है। तो दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खुश रहिए।